कक्षा 10th का एक्सरसाइज 3.2 तक हम कर चुके थे। अगर वो आपको देखना है तो YouTube चैनल पर ओम क्लासेस पुंडरी के नाम से आप जाइए और वहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th सभी कक्षाओं की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। चलिए अभी हम जब 10th क्लास में 3.3 करते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि दो समीकरण, कोई भी रैखिक समीकरण आपको दिए होंगे। ये विषय है हमारा रैखिक समीकरण का। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जैसा हमने पहले बताया था आपको कि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो आपके पास वेरिएबल, दो चर आपके पास होते हैं जिसे हम वेरिएबल इंग्लिश में बोलते हैं। उनके द्वारा जो एक समीकरण आपके पास आता है, जैसे x + y + 1 = 0 और एक समीकरण ये आ गया। दो समीकरण आपके पास 2x + 3y + 9 = 0। इसे हम कुछ बार a1x + b1y + c1 = 0 और दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। इस रूप में हम दो समीकरण लेकर के करते हैं। 3.2 में जैसे हमने किया था, एक फॉर्मूला आपको ड्राइव किया था कि यदि a1/a2 ≠ b1/b2 तो दोनों रेखाएं, ये भी एक सीधी रेखा को स्पष्ट दिखाती है और ये भी एक सीधी रेखा को दिखाती है। तो ये क्या करती हैं? ये एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। इसी प्रकार से अगर आपके पास a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, अर्थात वो इसको हर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है उतने ही उस क्वेश्चन के हल होते हैं, उनके हल होंगे। तो इसके अनेक हल होते हैं और ऊपर वाली एक बिंदु पे काटती है तो उसे एक अद्वितीय हल हम कहते हैं। तीसरा हमने किया था a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2। तो ये क्या है? a1 और a2 x के कोफिशिएंट है दोनों समीकरणों के, पहले रैखिक समीकरण और दूसरा रैखिक समीकरण, क्योंकि जिसमें दो x और y दो चर हैं। चर हमने बताया था आपको, x अक्ष और y अक्ष को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए इसका हमने उपयोग किया था, ग्राफीय विधि द्वारा निकाल के भी पिछली प्रश्नावली में आपको बताया था। तो जब ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है, बाकी दोनों बराबर हैं, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर जैसे रेल की पटरी होती है, जिस प्रकार हमारी लाइन वाली कॉपी की लाइंस होती हैं, तो वो एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, कहीं पर भी नहीं काटती, अर्थात उसका कोई भी हल नहीं है। तो ये तो हल की बात थी। आज हम इसके अलावा इनको हल करने के तरीकों की बात करते हैं। हल करने के हमने कुछ तरीके आपको बताए थे। एक तरीका हमने किया था, अब इनको हल करने के तरीकों की हम बात करते हैं। पहला तरीका आपने कर रखा है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि जैसा कि आपको 3.1 में हमने करके दिखाया था। दो समीकरण लिए थे, दोनों समीकरणों से एक सारणी बनाई थी और सारणी के साथ फिर x अक्ष और y अक्ष लेकर के उन बिंदुओं को अंकित करके दो बिंदुओं को मिला करके एक रेखा दर्शा दी थी। इसी प्रकार दूसरी लाइन से, दूसरे रैखिक समीकरण से दूसरी रेखा दर्शाई थी। जहां पर दोनों ने एक दूसरे को काटा था वो हमारा हल मिल गया था। एक है हमारे पास ग्राफीय विधि जो हम कर चुके हैं, दूसरी है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि जिसका हम आज यहां पर उपयोग करेंगे। तीसरी है हमारे पास विलोपन विधि। तीसरी है हमारे पास विलोपन विधि और उसके बाद हमारे पास चौथी आती है वज्र गुणनखंड। वज्र गुणनखंड विधि। सभी विधियों की अपनी अलग अलग महत्व है, इसलिए सभी को हमें सीखना आवश्यक है। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि हमारी हो चुकी है, प्रतिस्थापन विधि का आज हम करेंगे।
3.3 का पहले क्वेश्चन का पहला भाग जब हम करते हैं x प्लस वाई बराबर है 14 और x माइनस वाई बराबर है 4, इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। दो समीकरण हमारे पास यहां हो जाते हैं। प्रतिस्थापन नाम है प्रतिस्थापन। प्रति मीन्स एक की जगह पर, स्थापन दूसरे को स्थापित करना, नाम से ही क्लियर है, इसी प्रकार से याद करना है। प्रतिस्थापन एक की जगह पर दूसरे को स्थापित करना है। देखिए समीकरण 2 में से या समीकरण किसी एक में से एक चर की वैल्यू निकाल लो। हमारे पास दो चर हैं x और y, दोनों समीकरणों में दो चर हैं x और y। किसी भी एक चर की वैल्यू निकालते हैं, यहां से हम x का मान निकालते हैं, क्या बचेगा 4 जमा y। तो x का मान हमने दूसरे चर से निकाला है, तो इसे हम पहले चर में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब इस x का जो चर जो समीकरण 2 में से हमने x चर का मान निकाला है उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे तो हम हल की ओर अग्रसर हो जाएंगे। x की वैल्यू क्या है 4 जमा वाई, जहां पर x है वहां पर रिप्लेस कर दिया हमने 4 जमा वाई को, प्लस y एज इट इज बराबर है 14। y जमा वाई 2y, क्योंकि दोनों जमा के हैं तो जुड़ जाएंगे। और कोई भी संख्या बराबर से उधर जाती है या बराबर से इधर आती है उसका निशान बदल जाता है। तो 4 यहां से उठ करके इस तरफ आएगा, निशान बदल जाएगा 14 माइनस 4। क्योंकि दोनों के निशान अलग अलग है इसलिए संख्याएं घट जाएंगी। 14 में से 4 घटेगा तो बचेगा 10। बड़ी संख्या प्लस की है तो इसलिए प्लस का निशान ही रहेगा। यहां आपके पास आया है 1 वाई जमा वाई 2y, ये आपके पास है 2y। अब क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है अकेले y की, तो ये 2 है, ये इसके पास एडिशनल है, ज़्यादा है, क्योंकि ये गुणा में है। इसलिए पूरे समीकरण को जब भी हम करेंगे, पूरे समीकरण के ऊपर कोई भी एक्टिविटी करेंगे, पूरे समीकरण को 2 से भाग करने पर, केवल 2 से ही भाग इसलिए किया है क्योंकि y का गुणांक 2 है। गुणांक को खत्म करने के लिए भाग करना होता है और जो जमा में है उसको खत्म करने के लिए घटा करना होता है। समीकरण 2 से भाग करने पर, तो दोनों तरफ करेंगे जो भी काम करेंगे। यहाँ 2 से भाग किया, 2y को 2 से भाग किया और 10 को भी 2 से भाग किया, 2 से 2 कट गया और 2 पंजे 10। y का मान आपको प्राप्त होता है 5। y का मान 5 प्राप्त होने पर y का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, या तो पहले में या फिर दूसरे में। हम समीकरण 1 में रख देते हैं x जमा वाई बराबर 14 था, आपने y को रिप्लेस किया किससे 5 से, क्योंकि 5 आपके पास यहाँ आ गया है। फिर वही बात जैसे मैंने बताया था, हमें x का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ जमा में 5 है तो दोनों तरफ 5 को घटा देंगे। इस तरफ 5 घट के 5 खत्म हो जाएगा और 14 में से 5 घटा देंगे, 14 में से 5। इस स्थिति में जब x का मान आपके पास 9 प्राप्त होता है, ये दो बिंदु जो आए आपके पास, x बराबर है 9 और y बराबर है 5, जिसे आपने क्या कहा था, x को बोला था भुज और y को बोला था कोटि। यानी इन दोनों बिंदुओं पर ये दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, अर्थात काटते हैं, जिस प्रकार ये दिखा रखा ना। यानी इन दो बिंदुओं पर जहां पर x का मान 9 होगा और y का मान 5 होगा। तो ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा अन्य क्वेश्चन हम करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ही रहेगा पूरा प्रतिस्थापन विधि का, और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ही हम इन सारी प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे तो अन्य प्रश्नों को देखेंगे। ये है आपके आज का टॉपिक प्रतिस्थापन विधि। बहुत ही इजी है और आराम से हम हमारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, s माइनस टी बराबर है 3, s बटे 3 जमा t बटे 2 बराबर है 6। दोनों का मान रख लिया, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 1 से निकाल लेते हैं हम, s का मान निकाल लिया 3, t बराबर से इधर आके हो जाएगा जमा का t। तो s का मान समीकरण दूसरे में रख लो, क्योंकि समीकरण 1 से आपने s का मान निकाला है, तो समीकरण 2 में s का मान रखने पर
एस की जगह है, जहाँ एस है रिप्लेस कर दिया 3 जमा टी बटे वाला 3 एज इट इज रहेगा, जमा टी बटे 2 बराबर है 6। अब बराबर वाली जो संख्या है उसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। चलिए इसको देखिए, इन दोनों का अब एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 3 दूनी 6 लघुत्तम आ गया। लघुत्तम को हम भाग करेंगे नीचे वाली संख्या से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पे भाग हुई है, इस 2 को ऊपर दोनों से गुणा करेंगे, 2 तिये 6 जमा का निशान 2 एकम 2 टी जमा ये वाला। अब इस 6 को किससे भाग करेंगे, हर से, 2 से, 2 तिये 6, अब आपके पास आ गया 3। अब इस 3 को गुणा करेंगे ऊपर वाले से, 3 एकम 3 टी और बराबर आपके पास 6 बटे 1, 3 और 2 5 टी हो जाएगा, ये आपका बन जाता है 5 टी। जो संख्या आपके पास इसकी आर पर गुणा करेंगे, आर पार गुणा करने पर, आर पार में क्या होता है, इस तरफ वाला हर आप ऊपर गुणा कर देंगे और इस तरफ वाला हर आप ऊपर गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 6 एकम 6 जमा 5 टी, 6 6 6 36। क्योंकि हमने केवल टी का मान निकालना है, बाकी संख्याओं को हल करेंगे। इस 6 को बराबर से इधर लेके आ गए, माइनस का 36 में से 6 गया 30, यहाँ आपके पास 5 टी, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है केवल 5 टी की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यहाँ पर गुणांक में है, गुणांक में है तो दोनों तरफ 5 से भाग करने पर, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5 और 5 छीके 30, टी की वैल्यू आ जाती है। अब टी की वैल्यू वही तरीका समीकरण किसी एक में रख लेंगे, समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, समीकरण 1 से आपके पास आया था s बराबर है 3 जमा टी, टी का मान क्या निकाला है 6, 6 और 3 9, तो इस प्रकार से s का मान आ गया आपके पास 9, आंसर आ गया आपके पास 9,6, भुज आ गया 9 और कोटि आ गया आपके पास 6। ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का 5th पार्ट एक बार देख लेते हैं हम, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5th एक बार देख लेते हैं। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, डर जाते हैं कि रूट वाली संख्या आ गई तो कुछ स्पेशल वैल्यू होगी या कुछ बुक के अंदर ये ना हो, लेकिन कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है और आसानी से हल हो पाएगा। हमें केवल जो कंसेप्ट है उसके ऊपर ध्यान देना है, प्रतिस्थापन करना है तो प्रतिस्थापन करते चले जाओ। मैथ की यही गुणवत्ता है कि आप एक फॉर्मूला को पकड़ के चलते हैं तो आपके पास सॉल्यूशन अपने आप निकल आता है। यहाँ से समीकरण 1 मान लिया, समीकरण 2 मान लिया, यहाँ से आपने क्या किया, वर्गमूल 3x बराबर इसको लेके आए वर्गमूल 8y, माइनस का था बराबर से इधर आके हो जाएगा प्लस का, x का मान निकाल लेंगे वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3y, तो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं वर्गमूल 2, x जगह रिप्लेस किया आपने वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3y, इसकी जगह x जगह आपके पास आ गया वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 3y जमा वर्गमूल 3y बराबर है 0। तो देखिए क्या होता है, वर्गमूल के अंदर सारा कुछ वर्गमूल के अंदर है तो पूरे के ऊपर वर्गमूल एक छतरी की तरह काम करेगा, 8 दूनी 16 बटे 3y जमा वर्गमूल 3y बराबर 0। 16 का वर्गमूल 4 होता है और नीचे वर्गमूल 3 एज इट इज रहेगा क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता, y जमा वर्गमूल 3y बराबर 0। अब देखो दोनों में y कॉमन है, y को कॉमन ले आओ, बाकी क्या बचेगा 4 बटे वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 3 बराबर 0। पहले भी आपको बताया था जब दो संख्याओं का गुणांक 0 आता है तो या तो दोनों ही संख्या 0 हो या फिर उनमें से एक संख्या 0 हो, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो वो 0 बन जाता है, चाहे वो पहले वाली 0 हो या फिर बाद वाली 0 हो, या फिर क्या है दोनों ही संख्या 0 है तो भी वो 0 बन जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये कोई ना कोई संख्या है, 4 में कुछ जुड़ रहा है, चाहे वो परिमेय है चाहे अप्रमेय है, बट ये 0 नहीं है, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास आता है y बराबर है 0। जब दो संख्याओं का गुणांक 0 बन रहा है तो उसमें से या तो फर्स्ट 0 है या फिर बाद वाली 0 है, बाद वाली कोई ना कोई 0 है, 4 में कुछ जुड़ रहा है तो इट मीन्स ये 0 नहीं है।
और ये 4 घट भी नहीं रहा इसमें से, तो ये 0 नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, y का मान 0 है। y का मान 0 यहाँ से आपके पास आ जाता है और इसे समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखते हैं तो वर्गमूल 2x जमा वर्गमूल 3y का मान अब 0 बराबर 0 रखते हैं। तो यहाँ से 0 गुणा वर्गमूल 3 0 और यहाँ वर्गमूल 2x बराबर 0। अब ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। बचेगा आपके पास यहाँ से x बराबर है 0, क्योंकि वर्गमूल 2 बराबर 0 है। हमें केवल x का मान निकालना है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो मल्टीपल में वर्गमूल 2 है उसको हम दोनों तरफ वर्गमूल 2 से भाग करेंगे। वर्गमूल 2 से भाग करने पर, गुणा में हो तो भाग करते हैं, जमा में हो तो घटाते हैं, घटा में हो तो गुणा करते हैं। तो x बराबर 0 को वर्गमूल 2 से भाग करेंगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। x का मान भी 0 और y का मान भी 0। ये आपके पास रिजल्ट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर पेपर में ये हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन है 2x जमा 3y बराबर है 11, 2x माइनस 4y बराबर है माइनस का 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर है mx जमा 3 हो। चलिए बच्चों इसको करते हैं। समीकरण 1 मान लिया और यहाँ पर समीकरण 2 मान लिया। प्रतिस्थापित करना है, यानी किसी एक का मान x वाले में या y वाले के मान को रिप्लेस करना है, एक की जगह पर दूसरा मान रख देना है। चलिए यहाँ करते हैं। 2x है, 2x यहाँ पर भी है, तो 2x का मान हम निकाल लेते हैं 11, 3y इधर आके माइनस का 3y। तो 2x का मान, क्योंकि यहाँ भी 2x ही है, अगर 2x की जगह केवल x यहाँ होता, 3x अगर यहाँ होता तो हम केवल x का मान निकालते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x, इसलिए हमारा 2x निकालने से काम चल जाएगा। तो लिखेंगे 2x का मान समीकरण 2 में, क्योंकि आपने यह 1 से निकाला है, जिस समीकरण से निकाल लोगे उसको दूसरे में रिप्लेस करना है। 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखिए 2x की जगह रिप्लेस कर दिया आपने 11 माइनस 3y और माइनस 4y एज इट इज बराबर है माइनस का 24। तो 11 4 और 3 माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। तो 11 माइनस 7y है, बराबर से इधर आगे हो जाएगा प्लस का 7y। हम अपनी सुविधा के अनुसार कर लेंगे, क्योंकि माइनस का है उधर लेके जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 24 है इधर आके हो जाएगा प्लस का 24। कंसेप्ट वही है, बराबर से उधर संख्या जाएगी, निशान बदल जाएगा। तो यहाँ 4 और 1 5, 2 और 1 3 बराबर है 7y, 7 1 कम 7, 7 पंजे 35। y का मान आपके पास प्राप्त हो जाता है 5, y का मान 5 प्राप्त हो जाता है। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, y का मान 5 प्राप्त होने पर हमें निकालना है x का मान। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से आपने वैल्यू निकाल रखी है 2x बराबर है 11 माइनस 3y, और y का मान आपके पास रहता है, y का मान आपके पास 5। तो 11 माइनस 5 दिए 15, दोनों में बड़ी संख्या माइनस वाली है तो यहाँ माइनस का निशान आएगा, क्योंकि निशान अलग अलग है, 11 प्लस का है और y 15 माइनस का, दोनों घटाएंगे, 15 में से 11 गया 4। ये आपके पास 2y, क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 यहाँ गुणांक है तो 2 से भाग करना पड़ेगा दोनों तरफ। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, सॉरी x, ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, x बराबर है -2। तो भुज आ गया आपके पास -2 और कोटि आ गया आपके पास 5। ये आपका तरीका है। अभी क्या करना है, अभी आपको इस वैल्यू से m का मान निकालना है। रखते हैं, समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में x कोमा y बराबर -2, 5 रखने पर
x और y का मान इसमें रिप्लेस करते हैं। y की जगह आपके पास बाद वाला हो गया -5 रखते हैं, -5 बराबर है m, x की जगह है -2 जमा 3, तो क्या बचेगा -5, 3 को इधर ले आते हैं, -3 और -2m, 5 और 3 -8 बराबर है -2m। चूंकि हमें m का मान निकालना है और गुणांक में क्या है -2, इसलिए दोनों तरफ -2 से भाग करने पर इन दोनों को हमने -2 से भाग कर लिया, माइनस से -2 एकम 2, माइनस से -2 चौके 8, तो m का मान आपको यहाँ पर 4 प्राप्त होता है। दैट इज द रिजल्ट। अभी इसका थर्ड क्वेश्चन हम कर देते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम इसका कर देते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, जो कि अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं और एग्जाम में अक्सर ही आते हैं। तो इसको अभी हम, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुणी है। दो संख्याएं माननी है तो मान लेते हैं, जो भी निकालना हो मान लेते हो। मैथ में मानने की बहुत महत्ता है। माना संख्याएं, जो निकालना वही मान लिया, x, y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी इन दोनों का अंतर, अंतर मीन्स होता है घटा, x - y बराबर है 26, समीकरण 1। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। अच्छा, एक बात यहां ऑब्जर्व जरूर कर लीजिए, x - y आप 26 कर रहे हो, अर्थात x बड़ी संख्या है, x में से जब y घटाते हो आप तो प्लस की संख्या आपके पास आ रही है। जब एक संख्या में दूसरी घटाने पर प्लस की संख्या आ रही है, इसका मतलब पहले वाली संख्या बड़ी है, और अगर इन दोनों घटाने पर माइनस की आएगी तो इसका मतलब माइनस वाली बड़ी होती है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी बात, चलिए दूसरी संख्या 3 गुणी है। पहली संख्या x, दूसरी क्या है इसकी 3 गुणी, तो y छोटी संख्या है, इसकी 3 गुणा के बराबर समीकरण 2। ये दो आपके पास आ गई, हमें हल करना है। यहाँ ऑलरेडी आपको प्रतिस्थापन विधि तैयार मिल जाती है। x का मान क्या है 3y, x का मान 3y, यानी समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ये बात लिख देंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर x यहाँ रिप्लेस कर दिया आपने, 3y - y बराबर 26, 3 में से 1 गया, 2y बराबर 26 और y बराबर आ गया यहाँ पर 13। y का मान फिर दोनों में से किसी एक में रख लो, क्योंकि समीकरण 2 में तैयार है आपके पास, समीकरण 2 में रख लेते हैं। x बराबर है 3 गुणा y, y का मान है आपके पास 13, 13 × 39, x बराबर है 39। तो ये x और y का मान आपके पास आ जाता है, दो संख्या आपके पास ज्ञात हो जाती हैं। इसी एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, दो संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होते हैं, जब आपके पास एक सीधी रेखा होती है तो इसके दो तरफ दो कोण होते हैं, दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो माना कोण, माना जो हमें निकालना है वो मान लिया, दो कोण मान लिए, x डिग्री y डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन में कहा है दो संपूरक कोण हैं, तो x जमा y बराबर 180 डिग्री, समीकरण 1। लाइन से क्लियर है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा हम किसी एक को मान लेते हैं, x को बड़ा मान ले, x में से अगर y घटाएंगे तो 18 डिग्री आएगा, समीकरण 2 आएंगे। दोनों को हल कर लेंगे, सेकंड में से x का मान आ जाएगा आपके पास y जमा 18, इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, x की जगह रिप्लेस कर दिया, y जमा 18 जमा y बराबर 180 डिग्री, y और y 2y, इस 18 को यहाँ से उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस का 18, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 1। अब y का मान निकालना है तो 2 से भाग करेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2। y का मान वापस रिप्लेस कर दो,
समीकरण 2 में रखो या 1 में, हमारी मर्जी है। यहाँ पर रख दिया x बराबर है y की जगह 81 जमा 18, 8 और 1 9, 8 और 1 9, x का मान आपके पास 99। ये दो आपके पास आंसर आ जाते हैं। किसी बच्चे को अगर कहीं कोई परेशानी आ जाती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उसको हम ठीक करके दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदी, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो जो निकालना है उसे मान लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य x रुपये मान लिया और एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपये। अब फिर वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7 बल्ले और 6 गेंद हैं, तो 7x जमा 6y बराबर है 3800 रुपये, समीकरण 1। दूसरी बात, 3 बल्ले और 5 गेंद यानी 3x जमा 5y बराबर है 1750, समीकरण 2। किसी एक का मान निकाल लेंगे यहाँ से, जैसे आपने समीकरण 2 से 3x का मान निकाल लेंगे 1750 माइनस 5y, x का मान निकाल लेंगे 1750 माइनस 5y बटे में 3, इसको समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान आ जाए, y का मान आ जाएगा और फिर वापस रिप्लेस कर देंगे, x का मान आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन हल कर लेना, कहीं समस्या है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, सोल्व करके हम आपको पूरा दे देंगे। एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है, यानी आप एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, कहीं भी जाएं, आगे आप ए बिंदु पे जाएं, बी बिंदु पे जाएं, तो यहाँ से शुरू करेंगे। जैसे आप टैक्सी में बैठेंगे आपको नियत भाड़ा फिक्स हो गया, वो मान लिया है x रुपये। इसके अतिरिक्त चली गई दूरी का पर भाड़ा, अगर वो 1 किलोमीटर चलेगा तो y रुपये देगा, y गुणा 1 देगा, अगर 5 किलोमीटर चलेगा तो 5 गुणा y रुपये देगा। तो मान लिया, माना नियत भाड़ा x रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लिया आपने y रुपये। ये दो बातें हैं, दोनों का आपने इस प्रकार से मान लिया। नियत भाड़े का मतलब ये होता है, जैसे ही टैक्सी में बैठ जाओगे आप, कहीं किसी भी गाड़ी में बैठोगे, उतने रुपए आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ या फिर 10 किलोमीटर जाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। 105 रुपये कब देने पड़े? x होगा नियत भाड़ा, कितने किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर चला है, तो प्रत्येक किलोमीटर का है आपके पास y रुपये, तो 1 किलोमीटर का y, 10 किलोमीटर के लिए 10y, समीकरण 1। तत्पश्चात 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। 155 रुपये कब देगा? जब वो 15 किलोमीटर 15y चलेगा। 15 किलोमीटर यानी 15y रुपये हो गए उसके, और नियत भाड़ा आपके पास है x। ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। दोनों समीकरणों में हल करेंगे, जैसे एक में x का मान निकाल लेंगे 155 माइनस 15y, इसे आप समीकरण 1 में रख लेंगे। ये समीकरण 2 से निकाला आपने, समीकरण 1 में रिप्लेस कर देंगे। x जगह 155 माइनस 15y जमा 10 बराबर है 105 माइनस 15 जमा का 10, निशान अलग अलग हैं तो घट जाएंगे। बड़ा है माइनस का, 15 में से 10 गया 5y। ये 155 हमें नहीं चाहिए, उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ से उठ के उधर जाएगा तो निशान बदल जाएगा, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का 155। दोनों संख्याएं में बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस, निशान अलग अलग घटेंगे। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5। हमें निकालना है y का मान, तो -5 यहाँ पर गुणांक में है, -5 से दोनों तरफ भाग करेंगे, यहाँ भी -5 से भाग करेंगे और यहाँ भी -5 से भाग करेंगे। -5 यहाँ कट जाएगा, माइनस से माइनस, 5 एकम 5, y का मान 10। y का मान 10 है तो समीकरण 1 में रख देंगे। y का मान x जमा 10, y का मान आपने रख दिया यहाँ पर 10 बराबर है 105। तो x जमा 10 दाया 100 बराबर 105,
क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो ये जमा में है, इसको उधर लेके जाएंगे, यहाँ से हट करके माइनस का 100, ये 100 यहाँ से हट करके उधर चला जाएगा। x का मान 105 में 100 गया 5 रुपये, यानी 5 रुपये नियत भाड़ा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपये है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब इसका 5वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और छोटे क्वेश्चन जो 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनमें अक्सर ये आते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, भिन्न की बात करते हैं। भिन्न क्या होती है? देखिए, आपको हमने बताया था परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। दोबारा एक बार इसको समझिए, याद रखिए। परिमेय संख्याएं क्या आती, जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, बट क्यू का मान 0 नहीं है। तो यहीं से हमारी भिन्न निकल के आती हैं। जब ये भिन्न चर के रूप में होंगी, x बटे y के रूप में जो संख्या होती है वो हमारी भिन्न में आएगी। अगर y का मान कहीं पर 0 बन जाता है तो वो अपरिभाषित, जैसे यहाँ पर दिया ना कंडीशन, इसी प्रकार से अगर कहीं भी नीचे वाले का मान 0 आ जाएगा तो वो अपरिभाषित शब्द यहां पर आ जाएगा, अपरिभाषित। तो भिन्न क्या होगी? ऊपर होगा आपके पास अंश, ऊपर वाले भाग को अंश बोलते हैं और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हर। भिन्न एक ऐसी चर है जिसे हम x बटे y के रूप में लिखते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो प्रश्न क्या है आपके पास? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना भिन्न x बटे y, अगर दोनों अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें, अंश क्या है आपके पास x, उसमें भी 2 जोड़ दिया, हर है y, उसमें भी 2 जोड़ दिया, एक भिन्न मान ली और दोनों में 2 जोड़ दिया, तो वह कितनी हो गई? 9 बटे 11। आर पार गुणा करेंगे। आर पार में क्या करते हैं? नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा करेंगे और इसके नीचे वाली को उधर ऊपर गुणा करेंगे। 11 एकम 11x, 11 दूनी 22, 9 एकम 9y, 9 दूनी 18। इकट्ठा करो, x और y वाले एक तरफ ले आएंगे, 9y इधर आके हो जाएगा माइनस का 9y, 18 है, 22 इधर आके हो जाएगा माइनस का 22। बड़ा माइनस का है तो 4, 11x माइनस 9y माइनस 4, समीकरण 1। दूसरी बात क्या कही है उसने? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अंश कौन है आपके पास? भिन्न वाला x और हर था y, दोनों में आपने जोड़ दिया 3। केवल मैथ के अकॉर्डिंग चलना, आपने एडिशनल अपना कुछ मत डालना, आंसर बड़ा अच्छे तरीके से आ जाएगा। अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, आपके पास 5 बटे 6 प्राप्त हो जाता है। फिर वही आर पर गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर, इसके नीचे वाली संख्या को उधर ऊपर। तो क्या किया? गुणा करने के बाद 6 एकम 6x, 6 तिये 18, 5 एकम 5y और 5 तिये 15। करो इकट्ठा, 6x इधर आके माइनस का 5y, 15, 18 इधर आ जाएगा माइनस का, बड़ा माइनस का तो माइनस का 3, 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। x और y का जो मान आपके पास आएगा उसे हम भिन्न में रख देंगे, x ऊपर रख देंगे और y नीचे रख देंगे, वो आपके पास भिन्न आएगी। ये है आपका रिजल्ट। और जो छठा क्वेश्चन है वो है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु वाला। जो वर्तमान आयु है ये आपके लिए क्वेश्चन है। वर्तमान आयु हम मान लेंगे x, दोनों की आयु x और y मान लेंगे। इससे फिर एक रिलेशन ड्राइव होगा, जिस प्रकार से आपने यहां ड्राइव किया है। 5 वर्ष पहले की जब बात करते हैं तो x में भी 5 घटेगा और y में भी 5 घटेगा। जिस प्रकार आप 5 वर्ष पहले, आज अब अगर आप 9वीं कक्षा में हैं, 5 साल पहले आप 4th कक्षा में थे, उसी प्रकार से 5 साल पहले आप 5 साल छोटे थे ना, तो दोनों तरफ 5 को घटा देंगे और फिर जो भी रिलेशन उसने दिया है उसको रखेंगे। अगर 5 साल बाद की वो बात करेगा तो दोनों में 5 जोड़ देंगे, x में भी 5 जोड़ देंगे और y में भी 5 जोड़ देंगे, क्योंकि 5 साल बाद आप बड़े हो जाओगे और बड़ी कक्षा में हो जाओगे। उस प्रकार से करना है। आप लोगों ने हमारे चैनल को देखा,
और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जितने भी 9th के बच्चे हैं, 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, 11th के बच्चे हैं, उन सबको ये शेयर करो ताकि उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट होम क्लासेस का फ़ायदा पहुंच सके। आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।